एक समय की बात है। राजापुर नाम के शहर में विशाल और वामन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों प्याज का व्यापार किया करते थे। उन दोनों में विशाल बहुत ही लालची था। विशाल हमेशा व्यापार उसके इच्छा के अनुसार होना चाहिए ऐसा सोचता था। दूसरी तरफ वामन एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वह हमेशा हालातों के अनुसार व्यापार करने की सोचता था। विशाल और वामन दोनों बाजार में साथ में ही दुकान लगाकर प्याज का व्यापार करते थे। दोनों हमेशा आसपास के गांव में जाकर प्याज की खेती करने वाले किसानों से कम दामों में बहुत ही मात्रा में प्याज खरीदते थे और शहर में मार्केट में अपना दुकान लगाकर बेचते थे। प्याज दे लो, ताजा ताजा प्याज दे लो भाई। जोर जोर से चिल्लाकर विशाल और वामन प्याज बेच रहे थे। तभी एक आदमी प्याज खरीदने के लिए उनके दुकान पर आता है। अरे भाई, 1 किलो प्याज कैसा दिया जी? 50 रुपए भाई साहब। अरे, प्याज के दाम बढ़ गए हैं क्या? हाँ जी, दाम बहुत बढ़ गए हैं अभी। मुझे 10 किलो प्याज चाहिए। क्या तुम मुझे 40 रुपए के दाम में दे दोगे? ठीक है ठीक है, ले लीजिए। ये क्या बात हुई वामन, तुमने 40 रुपए में हाँ कर दिया? तुम कुछ नहीं जानते हो। रुको, मैं बात करता हूँ। भाई साहब, आप 10 किलो भी लोगे तो भी 40 रुपए के दाम में प्याज नहीं मिलेगा। देखो, 50 रुपए के दाम से लेना हो तो लो, बाकी आपकी मर्जी। विशाल के ऐसे कठोर तरीके से बात करने के कारण वो आदमी वहां से चला जाता है। अरे विशाल, हमारे पैसे तो हमें मिल रहे थे ना, तो तुम्हें उस आदमी से ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी? अगर वामन एक आदमी को इतने दाम में प्याज बेच दिए तो उसी वक्त सारे लोग एक के बाद एक हमारे पास इसी दाम में खरीदने आएंगे। हमें खरीदे हुए पैसों से ज्यादा दाम में प्याज बेचना होगा, वरना हमारा बहुत नुकसान होगा। कल देखना, वही आदमी हमारे पास आएगा और इसी दाम में प्याज खरीदेगा। तुम ज्यादा मत सोचो भाई। विशाल की बातें सुनकर वामन कुछ कहता नहीं है और अगले दिन विशाल के बात के अनुसार वही आदमी प्याज खरीदने के लिए वापस दुकान पर आता है। ठीक है भाई, तुम्हारे ही दाम में 10 किलो प्याज दे दो। विशाल प्याज देकर पैसे लेता है और वामन से, देखा तुमने वामन, कल अगर हमने 40 के दाम में प्याज बेचा होता तो हमारा 100 रुपए का नुकसान हुआ होता। विशाल भाई, हमेशा इतना जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा परिस्थितियों के अनुसार ही चलना होगा, वरना आगे हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी बात मानकर चलेंगे तो सिर्फ घाटा ही मिलेगा हमें। वामन अपने दोस्त के खिलाफ कुछ भी नहीं कह पाता। दुकान में प्याज कम होने के कारण अगले दिन दोनों प्याज खरीदने के लिए आसपास के गांव के किसानों के पास जाते हैं और प्याज खरीद कर लाते हैं। वामन, इस बार हमने प्याज को बहुत ज्यादा दाम में खरीदा है, इसलिए हमें उनको और भी ज्यादा दाम में बेचना होगा। ठीक है विशाल, जैसा तुम कहो। दूसरे दिन से दोनों प्याज को ध्यान से बेचने लगते हैं। प्याज की फसल निकलने के बाद प्याज के दाम बहुत गिर जाते हैं। ये बात वामन को पता थी। वामन दुकान पर बैठकर, अरे, मुझे ये बात तुरंत विशाल को बतानी चाहिए, वरना वो सबको दाम बढ़ा चढ़ा के बताएगा और हमारे प्याज नहीं बिकेंगे। और वामन तुरंत ही विशाल को अपने पास बुलाता है। विशाल, विशाल, जल्दी इधर आ भाई। अरे क्या हुआ वामन, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हो? विशाल, प्याज के दाम बहुत घट गए हैं। अब तुम दुकान पे आए लोगों को ज्यादा दाम बताकर वापस मत भेजो, नहीं तो बाद में हमें ही पछताना पड़ेगा। अरे वामन, क्या सिर्फ इसलिए तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे? अरे मेरे भोले वामन, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? कुछ दिनों के बाद दाम वापस बढ़ भी तो जाएंगे ना। मेरे पास एक कल्पना है, सुनो। हम आसपास के सारे गांवों के किसानों के पास जाकर उनके सारे प्याज कम दाम में खरीद लेंगे, ताकि किसी भी गांव में किसी के पास बेचने के लिए प्याज ही ना हो, और कुछ दिनों के लिए अपने गोडाउन में उसे छुपा देंगे। जब मार्केट में कोई प्याज बेचने आएगा ही नहीं तो दाम तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। तब हम अपना प्याज बेचने निकालेंगे। मगर विशाल, हम तब तक इंतजार करेंगे तो हमारा प्याज तो खराब हो जाएगा। अगर सारा प्याज खराब हुआ तो हमें ही पछताना पड़ेगा, और अब जितने पैसे मिलने वाले हैं उतने भी नहीं मिलेंगे। अरे वामन, तुम हमेशा ऐसे क्यों सोचते हो? मेरे सोच के अनुसार करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। बस तुम इस बार के लिए मैं जो कहता हूँ वही करो। ठीक है विशाल, जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरे ही दिन विशाल और वामन आसपास के सारे गांव में जाकर सभी किसानों से कम दामों में सारे प्याज खरीद लेते हैं और अपने गोडाउन में स्टोर कर देते हैं। 10-15 दिन बाद मार्केट में कोई प्याज बेचने नहीं आता, इसीलिए प्याज की मांग और दाम बहुत बढ़ जाते हैं। तभी वामन विशाल के पास आकर विशाल से कहता है, अरे विशाल भाई, प्याज के दाम तो बहुत बढ़ गए हैं,
मुझे लगता है कि अब हमें प्याज बेचने ही चाहिए। देखा देखा मेरे दिमाग का कमाल। वामन, अगर तुम मेरी बात हमेशा सुनोगे और तुम बस मैं जैसा कहूँ वैसा करोगे तो हम जल्द से जल्द इस शहर के सबसे बड़े धनवान व्यापारी होंगे। मेरी ये बात हमेशा ध्यान में रखो। और हाँ, और कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। अभी तो सिर्फ 80 रुपए दाम है और थोड़े दिन रुको, इस बार तो हम मुनाफा ही मुनाफा कमाएंगे। अरे दोस्त, 80 भी बहुत होते हैं, हमें अब प्याज बेच देने चाहिए। अरे भाई, फिर वही बात। रुको जरा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो बस। वामन अपने दोस्त की बात मानता है और प्याज ना बेच के वैसे ही रखता है और दाम बढ़ने का इंतजार करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद विशाल को पता चलता है कि प्याज के दाम अब बहुत बढ़ गए हैं। अब दोनों अपने गोडाउन के प्याज बेचने के लिए निकालते हैं और 1 किलो प्याज 200 रुपये में बेचना शुरू करते हैं। शहर में कई प्याज ना मिलने की वजह से लोगों को प्याज की ज़रूरत थी और कोई चारा ना होने पर वो 1 किलो के 200 रुपये देकर उनसे प्याज खरीदते हैं। इस बार विशाल और वामन को व्यापार में बहुत लाभ होता है। इससे विशाल का लालच और भी बढ़ जाता है और इसी तरकीब को हमेशा अपनाने लगता है। लाभ के लालच में विशाल वामन की बातों को हमेशा नज़रअंदाज करने लगा। वो अब गांव के किसानों से सारे प्याज खरीदता था और दाम बढ़ने का इंतजार करता, और जब प्याज के भाव बढ़ जाते तभी उन्हें बेचता था। इसको अब विशाल ने अपनी आदत बना ली थी। लेकिन एक बार उनका प्याज के दाम बढ़ने का इंतजार दिनों से महीनों में बदलना शुरू हो जाता है और उनके प्याज को भी गोडाउन में रखे हुए बहुत समय बीत चुका था। एक दिन वामन गोडाउन में जाता है तो उसे दुकान में बदबू सी आने लगती है। जब वो गोडाउन में अंदर जाकर देखता है तो उसे अपने सारे प्याज सड़े हुए दिखाई देते हैं। वामन तुरंत ही विशाल को बुलाकर उसे सड़े हुए प्याज दिखाता है। नुकसान होता देख विशाल को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके लालच और स्वार्थ के कारण उन्होंने आज तक जितना मुनाफा कमाया था वो सब मिट्टी में मिल चुका था। वामन की बात ना मानना उसे बहुत दुखी कर गया। वामन भाई, ये सब मेरे लालच के कारण ही हुआ है, मुझे माफ करो दोस्त। हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व अच्छा नहीं है विशाल। कम से कम अब ये बात को समझो कि हमेशा हालातों के अनुसार ही चलना हमेशा अच्छा होता है। हाँ वामन, हमें पता नहीं होता कि हमारी स्थिति कब बदलेगी, इसलिए हमेशा हालातों के अनुसार ही चलना सही है। अगर मैंने तुम्हारी ये बात सुनी होती तो हमें इतना भारी नुकसान कभी नहीं होता। मुझे लालची नहीं होना चाहिए था वामन। मेरे दोस्त, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दो भाई। तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया, मुझे सिर्फ इतना ही काफी है। जो हो गया सो हो गया, अब से हम हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त। और तब से दोनों दोस्त बिना कोई लालच किए अपना व्यापार चलाते हैं और खुश रहते हैं। दोस्तों, सब कुछ हमेशा हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता, इसलिए जिद करना अच्छा नहीं होता। हमें हमेशा हालातों के अनुसार अपना व्यवहार बदलना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा से एक बुरी बला है। बहुत समय पहले की बात है। धनपुर नाम के गांव में मीरा अपने पति रामप्रसाद, 2 बच्चे रिया और मोहन के साथ रहती थी। रामप्रसाद और मीरा ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी, तो वो इसीलिए घर से दूर रहते थे। शादी के कुछ साल बाद रामप्रसाद चल बसा। रामप्रसाद के गुजर जाने के बाद मीरा अपने बच्चों को लेकर अपने सास ससुर के घर रहने चली गई, जहाँ पर मीरा के सास ससुर, देवर देवरानी और उनका बेटा महेश रहता था। जैसे ही मीरा अपने बच्चों के साथ ससुराल रहने चली गई तो सभी ने उसके साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया था। मीरा को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिले, इसीलिए सबने मीरा को अपने बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। अब मीरा गांव में एक छोटे से घर में रहने लगी। कुछ महीने बीत जाते हैं और अचानक से एक दिन उस गांव में बहुत बारिश होने लगी। बारिश ज्यादा होने के कारण गांव में बाढ़ आ गई। पूरा गांव पानी में डूब रहा था। सब लोग घर छोड़कर जान बचाकर भागने लगे। जिनके घर बड़े थे वो अपने घर के छतों पर जाकर बैठ गए। उस बाढ़ में मीरा की झोपड़ी बह गई। मीरा जैसे तैसे अपने बच्चों को लेकर फिर से अपने ससुराल जाती है कि शायद इस हालत में उसे वहाँ कुछ दिन रहने को मिल जाए, लेकिन मीरा को देखकर वहाँ किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। माँ जी, बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, हमारा घर भी बह चुका है, हमें कुछ दिन तक घर में रहने दीजिए ना माँ जी, प्लीज़ माँ जी। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, अरे ओ मीरा की बच्ची,
निकल जा यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ दरवाज़ा मत खटखटा। पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब हमें भी खाना है क्या? कल मुही कही कि चल निकल यहाँ से। माँ जी प्लीज़ हमें आज रात तक यहाँ रहने दीजिए, हम कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। पूरे गांव में सब तरफ पानी भरा है, इसीलिए आप मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ रहने दीजिए प्लीज़ माँ जी। बिल्कुल नहीं, तुम हमारे घर में नहीं आ सकती। घर में घुसकर चोरी कर ली तो? चलो निकलो यहाँ से, चोर कही की। माँ जी हम चोरी क्यों करेंगे? ठीक है मुझे नहीं, लेकिन आपके पोता पोती को तो यहाँ रहने दो। मीरा के ऐसे कहते ही अंदर से ससुर जी, ए मीरा की बच्ची, ज्यादा होशियार मत बन। चल निकल जा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है। अगर नहीं गई तो हमें तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालना होगा। हमें हमारे साथ कोई बुरी याद नहीं चाहिए, समझी? मीरा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसके ससुराल वालों को ना उसकी ना ही उसके बच्चों की कोई कदर थी। तभी मीरा की छोटी बच्ची मीरा से, माँ अब हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? गांव में सब तरफ पानी है बेटा, और रामू काका दूसरे गांव से आज ही लौटे हैं। तो मैंने उनकी बात सुनी थी कि दूसरे किसी भी गांव में लोगों को आने नहीं दे रहे। अब हमारे पास पहाड़ी पर जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। माँ अगर हम किसी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे रास्ते पर रहे तो? नहीं बेटा, गांव के लोग हमें वहाँ रहने नहीं देंगे, और वहाँ भी तो बाढ़ का पानी आ सकता है। हमें लोगों की नज़रों से दूर पहाड़ी पर ही जाना होगा। हमारे नसीब में भगवान ने जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। मीरा अपने बच्चों को लेकर पहाड़ी पर चली जाती है। पहाड़ी पर जाते ही मीरा देखती है कि पहाड़ी पर बहुत सारे बांस के पेड़ हैं और बहुत सारे फल के भी पेड़ हैं। तभी रिया मीरा से, माँ यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, और देखो खाने के लिए बहुत सारे फल भी है। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं और पेट भर के फल खा सकते हैं। हाँ माँ, और यहाँ पर बाढ़ का पानी भी नहीं आ सकता। यहाँ पर अच्छी ठंडी हवा है और फल भी है। गांव में तो फल मिलते ही नहीं। अच्छा हुआ गांव में बाढ़ का पानी आ गया, इस कारण हम इतनी अच्छी जगह पर तो आ पाए। बच्चों, बाढ़ आना अच्छी बात नहीं है। बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। हम जंगल या पहाड़ी पर कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी पड़ेगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। मीरा बच्चों के साथ बात कर रही थी, तभी वहाँ पर उनके सामने एक घायल खरगोश आता है। मीरा उस खरगोश को देखकर उसे अपने हाथों से उठाती है और उस पर कुछ औषधि वनस्पतियों से लेप लगाकर उसे छोड़ देती है। तभी रिया, माँ इस खरगोश को तो आपने औषधि लगा दी, लेकिन हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ माँ, मैं अभी पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ता हूँ। नहीं मेरे बच्चों, पेड़ में भी तो जान होती है। हम उन्हीं की वजह से तो सांस ले पाते हैं ना, और उन्हीं से तो हमें फल मिलते हैं। हमें उन्हें काटना या तोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर माँ हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम सब सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाएंगे और उसी से झोपड़ी बनाएंगे। वहाँ पर देखो कितनी सारी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई है। मीरा अपने बच्चों के साथ सब सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू करती है। बड़ी मेहनत करके वो झोपड़ी के लिए लकड़ियाँ जमा कर रही थी। तभी मोहन तालाब की तरफ घास लेने के लिए चला जाता है। मोहन, मोहन बेटा, वहाँ पर अकेले मत जाओ। हम पहले झोपड़ी बनाएंगे, फिर घास लेने के लिए जाएंगे। मोहन मीरा की कोई बात नहीं सुनता और तालाब की ओर चला जाता है। तभी मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ माँ। क्या हुआ मोहन? क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ मुझे एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया है। ये बात सुनकर मीरा और रिया दोनों रोते हुए मोहन की तरफ दौड़ते हैं और तभी मोहन बेहोश हो जाता है। मोहन, मोहन तुम्हें क्या हुआ है? तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? उठ जा मोहन। बेटा, बेटा उठ जा। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पहले मेरे पति को छीन लिया, फिर घर, और अब ये मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लोगे? भगवान मेरा बेटा मुझे लौटा दो, मैं आपसे विनती करती हूँ भगवान। तभी पेड़ों में से एक आवाज आती है, मीरा, मैं जादुई बास हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम पेड़ों के बारे में अपने बच्चों को समझा रही थी। ये बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को वापस जिंदा कर रहा हूँ। और हाँ, तुम मेरी लकड़ियाँ इस्तेमाल करके एक घर बनाओ जिसमें तुम्हारा परिवार बिना डर के रह सकता है, और तुम अन्य लोगों का भी भला कर सकती हो। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं मीरा, ये कोई सपना नहीं है।
मैं अभी तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा और जादुई बांस की लकड़ियां भी तुम्हारे सामने आ जाएंगी, जिससे तुम अपना आलीशान घर बना सकती हो। और हाँ, जैसा तुम मन में सोचोगी वैसा ही घर बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। बस तुम सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लो। मीरा और रिया अपनी आंखें बंद कर देती है। आंखें बंद करने के बाद जादुई बांस से जैसा मीरा ने अपना घर सोचा था वैसा ही घर बनकर तैयार हो जाता है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर था। तभी मोहन जिंदा हो जाता है। उसने अपनी माँ और बहन को आवाज लगाई, माँ, रिया दीदी। मोहन, तुम ठीक हो ना मेरे बच्चे? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? मैं तो सिर्फ सोया था, लेकिन तब तक आप दोनों ने मिलकर इतना सुंदर घर बना दिया। घर? कौन सा घर? दोनों मुड़कर पीछे देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ बांस का एक शानदार जादुई घर था, वो भी बिल्कुल जैसा मीरा ने सोचा था। तीनों खुश होकर जल्दी से घर में जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद उन्हें वो घर नहीं, एक बड़ा महल लग रहा था। मोहन और रिया घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें घर बहुत पसंद आता है। अब वो तीनों वहाँ रहने लगे। उन्हें वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब उनके सारे दिन मजे से गुजर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मीरा ने देखा कि बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि लोग घबराकर अब पहाड़ी पर आने लगे थे। मीरा सबकी मदद कर रही थी। एक दिन मीरा की सासू माँ और ससुर को एक रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा बाढ़ से बाहर निकालकर उन्हें पहाड़ी पर छोड़ दिया गया था। तभी मीरा के ससुर का ध्यान मीरा पर गया। अरे, ये मीरा ने तो यहाँ घर बना लिया है। अगर हम दोनों मीरा के घर में रहे तो हम दोनों सेफ रहेंगे। मीरा के सास ससुर भागते हुए मीरा के पास पहुँच जाते हैं और मीरा से, मीरा, मुझे माफ कर दो, हम दोनों को बचा लो, हमें तुम्हारे घर में ले लो मीरा। तभी मोहन मीरा के पास आकर मीरा से कहता है, नहीं माँ, हम इन्हें हमारे घर में बिल्कुल नहीं लेंगे। हम इनके सामने कितने रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन इनको हम पर बिल्कुल दया नहीं आई, तो अब हम क्यों इन्हें हमारे घर में ले? बेटे, ऐसे नहीं बोलते। माँ जी, पिताजी, मोहन अभी छोटा है, कुछ भी बोल देता है। आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आइए, आप अंदर आ जाइए। मीरा के सास ससुर ने जैसे ही बांस के जादुई घर में पैर रखने की कोशिश की तो जादुई बांस के घर ने उनको पहाड़ी से नीचे जाने वाली बाढ़ में बाहर फेंक दिया। मीरा के सास ससुर उस बाढ़ में बह गए। अब 1-2 दिन में ही बारिश कम हो गई थी। मीरा ने और उसके बच्चों ने पहाड़ी पर आए लोगों की और जानवरों की मदद की। अब कुछ लोगों ने मीरा के साथ पहाड़ी पर ही रहने की ठान ली। सभी लोग मिलजुल कर पहाड़ी पर जादुई बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए और सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।